नमस्कार आपको एक बार फिर से मेरी ओर से। नमस्कार, नमस्कार। जी, सखा भाई आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेलोज़ विक्रम, जो ओके। एक छोटी-सी पहल है सभी युवा और सभी कर्मठ लोगों को साथ में लेके एक नई मुहिम को चलाने के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में समाज के भले के लिए हो, हम उसी पे काम करते हैं। और जी, आप बहुत कुछ सीख ही रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में आपसे मिलना हुआ, तो काफ़ी विचारों का आदान-प्रदान हुआ और बहुत ही एक पॉज़िटिविटी फ़ील हुई जब आपके साथ मिलना हुआ। आपके सारे विचारों को मैं बहुत ही आदर करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। आपके विचार ओशो से शुरू होकर और अब 8 पीएम परिवार तक हम पहुँचे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि 8 पीएम परिवार के बारे में कृपया कुछ बताइए? एपीएम एक छोटा-सा परिवार है, जिसमें अभी लगभग 8,000 लोग जो हैं वो अपना नंबर भेज के उसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और एक्टिव होने के लिए अभी कहूँ तो 500 से 700 लोग डेली एक्टिविटीज़ में शामिल हैं और ये एक ऐसा छोटा-सा परिवार है जिसमें जितने भी लोग लगभग हैं, उनमें से अगर कहूँ तो मैं सच कहूँ तो 95% लोगों को मैं अभी तक ना मिला हूँ, ना मैं जानता हूँ। वो किस भाषा, किस देश, किस समाज और किस परिस्थिति से आते हैं, मुझे अभी तक उनसे मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन परिवार है वो मेरा। जी, बिल्कुल। ऐसा समझ लीजिए कि अ, मैं एक छोटी-सी कहानी हल्की-सी बस सुनाऊँगा कि एक कद्दू जो था वो एक बार बहुत उदास बैठा हुआ था क्योंकि सामने वाले कद्दू से उसकी लड़ाई हो गई थी। तो वहां से एक बाबा गुजरा, उसने कहा कि तू इतना उदास क्यों है? उसने कहा ये सामने वाला कद्दू मुझसे हमेशा लड़ता रहता है, तो इस वजह से मैं उदास हूं। तो बाबा ने कहा थोड़ी देर शांत होके बैठ। तो वो शांत होके बैठा तो उसको एक खुजली उठी और उस खुजली उठने में धीरे धीरे वो सर पे खुजलाने लगा। तो सर पे उसने देखा कि उसके एक ठूंठ है। तो उसने वो ठूंठ को पकड़ के जब बढ़ना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद वो दूसरे कद्दू के सर पे पहुंच गया और तब वो जान पाया कि जिससे हम लड़ते थे वो हमारा अपना ही तो था। तो जी, इसी तरीके से अभी हम जिस परिवार से जुड़े हैं, निश्चित ही अभी उनसे हमारा मिलना नहीं हो पाया शारीरिक रूप से, लेकिन निश्चित ही आत्मीय रूप से वो सब हमारे हिस्से हैं और हमसे कनेक्टेड हैं। और वो एक छोटा सा परिवार है जो एक मिल के समाज में बदलाहट के लिए आवाज उठाने का काम कर रहा है, जिसमें ज्यादातर लोगों का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ शामिल नहीं है। एक समाज के हित के तहत ही सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। वहां पे अभी तक एक भी लड़ाई किसी व्यक्ति के लिए लड़ने की नौबत नहीं आई, ना ही किसी ने कहा कि हमारा व्यक्तिगत ये विचार है जिसके लिए हमें लड़ने में आपकी मदद चाहिए। हाँ, छोटी छोटी वो सहयोग और जानकारियां मांगते हैं जिसे हम समय समय पे उपलब्ध कराते रहते हैं। बिल्कुल सखा भाई सैल्यूट है आपके इस बिल्कुल नवीन विचार को और मैं जानता हूँ कि नवीन विचारों के आप बहुत ही अपने आप में समृद्ध हैं और ये आपकी यूएसपी भी है नए-नए विचारों को उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना और निडरता निडरता से नए-नए विचारों को अपने यहाँ पर जगह देना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोगों में इस तरह की भावना देखने को मिलती है। दूसरी बात मैं पिछले 2 साल से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ। हमने देखा हम्म। है कि आंदोलन हो, तो किसान आंदोलन जैसा हो। हम्म। लेकिन अगर किसान आंदोलन की बात की जाए, तो सो 1 साल का समय उन्होंने लगाया और काफ़ी समय उन्होंने दिया और उसमें भी हमने देखा कि लोगों का जुड़ना एकदम से नहीं हुआ था। 2 महीने पहले से ही वो पंजाब में बैठे हुए थे। फिर धीरे-धीरे दिल्ली बॉर्डर पे जब चीज़ें आई, रास्ते में उनको बहुत सारी असुविधा हुई। तो इस तरह से ये जो सब कुछ है परवान चढ़ा। तो एक कहते हैं ना कि किसी के ऊपर छींटा-कशी करने से भी बदनाम होने के बाद भी उसका नाम तो हो ही जाता है। तो मीडिया ने काफ़ी बदनाम करने की कोशिश की और इस तरह से ये आंदोलन बहुत चरम पे गया और सैल्यूट हम्म। है उन सभी को जिन्होंने इस आंदोलन को इतना सक्सेसफुल बनाया। जी। लेकिन हम जानते हैं कि आज के समय आंदोलन को खड़ा करना इतना आसान भी नहीं। जी। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये 8 पीएम जो क्रांति है, जिसको आप घर बैठे क्रांति का नाम देते हैं, तो उसे मैं बहुत ही मेरी रुचि है उसके बारे में जानने के लिए कि ये आपको ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मन में ये नवीन विचार आपके आया और इसको आप आगे कहाँ तक देखते हैं? देखिए, सच बात तो ये है कि हमेशा से मेरी इच्छा रही कि
समाज में कुछ नया लोगों को जागृति के लिए सहयोग कर सकूं, अपने तरीके से मैं एक गुरु होने के नाते एक शिष्यों को सहयोग कर सकूं, उसके लिए आपने देखा है कि मेरे पास एक परिवार है जो रहता है सब कुछ, जहाँ छोड़ छाड़ के बच्चे मेरे साथ रहते हैं, और वहां मैं जितना हो सकता है उनके लिए करता हूँ, और सब मित्रवत रहते हैं। मेरा एक साथ साथ ये भी है कि मित्रवत होना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे ही एक विचार हमारे अंदर जो है, वो एक फिल्म आई थी भूमि, तो एक भूमि को देख के हमारे अंदर से एक विचार जन्मा कि वास्तव में तो यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी हमें एक प्रयास करना चाहिए, और वहां से ऑर्गेनिक के ऊपर हमने काम शुरू किया। और अब आप, क्योंकि उस समय हम वो बातें नहीं कर पाए, मैंने उस विषय में ऑर्गेनिक खेती या ऑर्गेनिक लोगों को समझाने के लिए 5-7 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। भाई आपका वीडियो शायद स्टिल हो गया, एक बार आप देख लीजिए प्लीज। जी, इधर तो चल रहा है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। तो तो उसमें हमने 5-7 लाख रुपए का खर्चा भी किया, लेकिन जल्दी हमें समझ में आया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बिक्री का एक मार्केट बनाने से ज्यादा जरूरी है लोगों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना। और वहां पे हमारा ये विचार ये भी था कि जब हम किसी को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए कहते हैं, तो अगर कोई किसान इसके लिए राजी होता है तो कम से कम 1-2 साल तक उसको भोजन की दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल। उसको 1 लाख 2 लाख रुपए के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे मेरा ये विचार जन्मा कि हम अगर एक ऐसा परिवार खड़ा करें जहां पे लाखों लोग खड़े हों और लाखों लोग मिलके वहां पे कार्य करें, तो 1 लाख लोगों की अगर हम टीम बना पाए, तो 1 लाख लोगों की टीम के माध्यम से, जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो ब्लैक कलर की दीवार आपको दिख रही होगी, तो असल में ये दीवार नहीं है, ये ग्रीन पर्दा है। तो कल को अगर 1 लाख लोग हमारे पास हों जो कि लाइक कमेंट शेयर भी करते हों, तो इसी पर्दे पे हम किसी से विज्ञापन ले सकते हैं, 1-2 लाख रुपए वो हमें मिल सकते हैं उसमें। और अगर ये 1-2 लाख रुपए मिलते हैं तो इसमें किसी का कुछ जाएगा नहीं, किसी से हमें इकट्ठा भी नहीं करना, और वही 1-2 लाख रुपए हम पर डे किसी एक किसान को दे सकते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। बहुत तो बहुत। तो यहां से मेरा विचार जो था वो एक तरीके से हमारा ये, इसीलिए हमारे जो पेज का नाम है, देखिए नाम 8 PM क्रांति है, लेकिन हमारे पेज का नाम जो है सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल है, क्योंकि मैं लोगों का इलाज भी करता हूं इसलिए उसको हॉस्पिटल भी लिख देता हूं, और वहां पे ऑर्गेनिक तरीके से करता हूं इसलिए ऑर्गेनिक हॉस्पिटल लिख देता हूं, और क्योंकि मैं सखा हूं इसलिए वो थोड़ा उसके आगे लग जाता है। जी। तो विचार तो ऑर्गेनिक से आया, लेकिन आते आते फिर ऐसा हुआ कि अभी हम खेती की बात करें उससे पहले ही ये कोरोना और इन सब चीजों की शुरुआत हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि मेरे सामने कोई चीज दिखती है, तो मैंने जो संख्या मेरे साथ जुड़ी हुई थी उन्हीं को कोरोना की तरफ भी मैंने समझाना शुरू कर दिया। तो शायद बहुत से लोगों को ये लगने लगा कि ये 8 PM क्रांति कोरोना के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया है। नहीं मित्र, ये 8 PM क्रांति एक ऑर्गेनिक आंदोलन, समाज में नएपन का आंदोलन, जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं उनसे लड़ने का आंदोलन, लोगों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण देने का आंदोलन, स्वास्थ्य के संबंध में कैसे बिना दवाइयों पे जिया जा सके उसका आंदोलन, ये एक अलग ढंग का आंदोलन है। ये बात अलग है, आजकल लोग इसे कोरोना का आंदोलन समझ रहे हैं, तो वो एक ठप्पा लगने की बात हो गई है, जो कि मैं जल्दी मिटा भी दूंगा। एक आंदोलन के कई रूप हो सकते हैं, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। और जैसी जरूरत होगी आंदोलन को उसी दिशा में मोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष के बारे में ये आंदोलन नहीं है, जी ये बिल्कुल क्रांति। बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्ति विशेष के नहीं बल्कि हम सिस्टम से लड़ रहे हैं। हम क्योंकि सिस्टम। देखिए, हम अगर अपनी व्यक्तिगत जरूरत कहें तो हम मछली की तरह है, हमारी व्यक्तिगत जरूरत भोजन है। लेकिन मछली के दो फर्ज होते हैं, एक तो भोजन की चिंता और दूसरे वो तालाब की चिंता जिसके अंदर वो रहता है। तो हम जो व्यक्ति हैं उसके तहत हम कार्य करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन हम एक सिस्टम के अंदर रह रहे हैं। अगर उस सिस्टम का ख्याल नहीं करेंगे तो कल को तालाब इतना गंदा हो जाएगा कि हमारे भोजन के बावजूद भी हमारी मौत हो जाएगी। ये तो आपने इस बहुत सुंदर तरीके से सखा भाई, ये आपने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करी एक सन्यासी के तौर पे। क्योंकि बहुत लोग इस चीज को इस तरह भी ले लेते हैं कि सन्यासी हैं आप, सन्यासी जीवन में अपना मस्त रहिए, क्या आपको पड़ी है देश गलत, देश। झूठा, झूठा सन्यासी, ऐसा समझ लीजिए कि जो सन्यास की राह पे अभी चला है, मात्र सत्य की खोज में चला है, वो सन्यासी निश्चित ही अपने में डूबने का काम कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, उसमें जागरण आएगा, उसे दूसरों की पीड़ाएं दिखने लग जाएंगी, जैसे कबीर को दिखती थी, जैसे नानक को दिखती थी, जैसे बुद्ध को दिखती थी, महावीर को दिखती थी, जीसस को दिखती थी, मोहम्मद को दिखती थी, कृष्ण को दिखती थी, राम को दिखती थी।
इन सब लोगों को दिखती थी, ये सब लड़े हैं। जो बुद्ध बिल्कुल। घर छोड़ के चले गए थे शांति में, वो लौट के अपने घर समझाने भी आए हैं 12 साल बाद। तो जागरण की कमी इंसान के अंदर ऐसी बात लाती है कि अभी हमें क्या लेना देना झंझट से, लेकिन जागरण जैसे जैसे सघन होगा, उसे अपने निकट जो है वो दुख दिखाई देने लग जाएंगे और वो लड़ेगा, जैसे मैं लड़ता हूं। सखा भाई, एक सवाल है कि अभी हम सभी पार्टियों से त्रस्त हो चुके हैं, जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। तो क्या ऐसा माध्यम हो कि जनता के हाथ में इतना जबरदस्त हम कोई हथियार दे, जिससे कि वो जो डॉक्टर बलारा जो है, जिन्होंने अभी एक नया मोर्चा शुरू किया है, और जिसके बारे में हमारे पूजनीय अशोक भाई पटेल गुजरात से जो है वो भी एक विचार रखते हैं, जनता सरकार मोर्चा, यानी जनता सरकार जो है, इसके बारे में आपके क्या विचार है, और इस जो 8 PM क्रांति है वो उसमें उससे इसके अंदर क्या योगदान दिया जा सकता है आने वाले भविष्य में? देखो, सच बात तो यह है कि जनता सरकार की जो बातें होती हैं, तो उसमें भी लगभग शैली तो एक तरीके की राजनीतिक शैली ही आ जाती है कि पहले एक कमेटी होगी, फिर वर्किंग कमेटी होगी, फिर ये अध्यक्ष होंगे, फिर ये उपाध्यक्ष होंगे, और फिर ये सब चीजें धीरे धीरे आ जाती हैं। धीरे धीरे ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि फाइनली हमें एक दिन राजनीतिक पार्टी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये बात स्पष्ट ध्यान रखिए। भले ही दिल अच्छा है, लेकिन जिस लोगों से हम लड़ने जा रहे हैं उसके संबंध में कुछ बातें हमें याद रखनी होगी। देखो, बिल्कुल। एक बात सदा समझनी चाहिए कि मित्रता किसी से भी कर लो चल जाएगी, लेकिन दुश्मनी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि जिससे हम दुश्मनी करते हैं उससे के हमें दांव पेच सीखने पड़ते हैं, उससे हमें लड़ने की कलाएं सीखनी पड़ती हैं, और धीरे धीरे हम उसी के जैसे हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि दुश्मन को बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। अब जो लोग राजनीति को दुश्मन बताते हैं, वो राजनीति के खिलाफ जब भी चलेंगे एक दिन स्वयं राजनीति करने लगेंगे, जैसे कि केजरीवाल ने की, और जैसे कि और सब खड़ने लगेंगे। देखिए, एक उत्तराखंड आंदोलन हुआ था। उत्तराखंड आंदोलन के जो लोग थे, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन करके आजादी करवाई थी, अब वही लोग उत्तराखंड के सरकारों में आने लगे हैं। बिल्कुल। ये किसान आंदोलन, वो आपने देखा, किसान आंदोलन आज की तारीख में फिर वो राजनीतिक रंग लेने लग गया है। तो आप जिससे लड़ेंगे, धीरे धीरे उसे हराने के लिए वही तरीका अपनाना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि हमें राजनीति को बदलने की बजाय, राजनीति को सबक देने की बजाय, राजनीति का दूसरा विकल्प तलाशना पड़ेगा, दूसरा विकल्प। और तो वो भाई, सखा जी, भाई, इसमें ये बताइए कि 8 PM जो क्रांति है, वो किस तरह की क्रांति है? देखिए, आप 8 PM तो परिवार है। मैं आपको उस छोटी सी कॉन्सेप्ट को बात, समझिए, उस कॉन्सेप्ट को देखिए समझिए। देखिए 8 PM तो एक परिवार है। अब उस परिवार में अभी आपने देखा, हमारे पास 10 बच्चे 15 रहते हैं, तो हम इनको एक जिस तरीके से जीते हैं आपने देख ही लिया। अब बिल्कुल। 8 PM परिवार 10,000 का परिवार हो सकता है। अभी हम हुँ, लोगों ने कुछ दिनों पहले, 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते से बंद किया हुआ है, 2 हफ्ते पहले हम लोग डेली एक लकी ड्रा निकालते थे। ऐसे खेल खेल में किसी का 500 रुपए 700 रुपए निकालते थे। लेकिन फिर वीक में एक बार जो है मेगा ड्रॉ करने लगे। मेगा ड्रॉ करके 2 मेगा ड्रॉ किए, और उन मेगा ड्रॉ में लोगों के कंट्रीब्यूशन से 20,000 एक बार, और दूसरी बार 22,000 रुपए इकट्ठा हुआ, अच्छा। जो किसी एक का इनाम निकला। और इत्तेफाक की 2 लोगों का इनाम निकला, जो दोनों गरीब बच्चे थे, और उनकी वो धनराशि बहुत बड़ी धनराशि उनके लिए थी। किसी के बहुत पढ़ाई में काम आई और किसी के घर में काम आई। अब बहुत देखिए, अब यहाँ पे उन बच्चों की कमाई के लिए हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की बजाय अपने आप भी तो चीजें कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं। 1 लाख किसानों ने 1 साल तक दिल्ली घेरी। हुँ, अगर हुँ। पूरा नुकसान का आकलन किया जाए जो कि किसानी में उनको घर से दूर रहने में हुआ, जो वहां रोडों पे परेशानी हुई, जो पूरी व्यवस्था की अगर बात करें, तो हुँ, पूरी व्यवस्था के कम से कम कुछ नहीं तो 100 करोड़ रुपए तो खर्च हो ही गए होंगे। बिल्कुल, कम से कम 100 करोड़। मैं बिल्कुल। आपसे एक छोटी बात कहता हूं, हुँ, 1 लाख लोग और 100 करोड़ रुपए मुझे दे दो। हुँ, हुँ। 1 लाख आदमी और 100 करोड़ रुपए मुझे दे दो, और मैं कहूंगा कि 1 लाख आदमी मेरा विचार मानते हैं, तो हम हुँ, एक किसान मुद्रा निकाल सकते हैं। हुँ। वाह! बहुत बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। 100 करोड़ रुपए का एक बैंक बनाएंगे और उस बैंक में एक किसान मुद्रा बनाएंगे, जो किसानों से कहेंगे कि तुम अपना आटा चावल इसी मुद्रा के तहत जो है एक छोटा सा पेटीएम की जगह किसान टीएम बना देंगे और उससे कहेंगे इसी से खरीदो और यही सब करो। और धीरे धीरे किसानों की अपनी एक मुद्रा हो सकती है और किसी सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं, सरकार तुम्हारे दरवाजे आएगी और कहेगी भैया बताओ करना क्या है हमें। सो सका भाई, आप नवीन विचारों के धनी हैं, ये तो आपकी बातों से साफ समझ में आ ही रहा है, हमारे दर्शकों को भी समझ में आ ही रहा है। और आपके विचार कितने क्रांतिकारी हैं। हर बार जब मैं आपसे मिलता हूँ, जब मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको और सुनो, क्योंकि जब मैं आपके साथ रहा हूँ, मैंने एक अच्छा खासा समय आपके साथ बिताया है। जब चंडीगढ़ में आपके पास मिलने आया, तो जिसमें वीरेंद्र भाई थे, अशोक भाई पटेल थे और रामवीर जी थे। तो हम लोगों ने एक बहुत ही उत्तम, बहुत ही सुंदर समय आपके साथ बिताया। तो हमने करीबन 8-10 घंटे आपके साथ बात की है और वो भी समय कम लगता है हमें। और जितने भी वहाँ पर हमें और मित्र मिले, वो भी बहुत ही सुंदर विचारों से भरे हुए थे और उनकी जो पॉजिटिविटी आपके घर में हमें मिली, वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इसके ऊपर फिर से मैं एक और बात आपके सामने लेके आना चाहूंगा, जो हो सकता है आपने आपके समक्ष कहीं ना कहीं से आई होगी, कि जी लोगों का ये मानना है कि क्रांति अगर करनी है तो वो घर बैठे कैसे हो सकती है। क्रांति तो रोड पे होती है। देखिए क्रांति तो निश्चित, संघर्ष से होती है, जो कि रोड पे होता है, जो कि धरातल पे होता है। देखिए ऐसे ही एक समय लोगों का मानना था कि बच्चे तो केवल जो है संभोग से पैदा होते हैं, लेकिन आज दुनिया जानती है कि बच्चे बिना संभोग के भी पैदा होने लगे हैं। आज जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ साथ और भी बहुत तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई जो हो सकता है। देखिए जब भी कोई नया विचार आता है उसे शुरुआत में यही सामना करना पड़ता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन वो विचार जब धीरे धीरे रंग लेने लगता है तो लोगों का साथ जुड़ने लगता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत एक्सपेरिमेंट किए और मैंने सदा नवीन कार्य को सराहा है और हमेशा मैंने ये देखा है कि मैं जो करता था वो समय से पहले करता था और एक समय बाद वो चीज कॉमन हर लोग अपना रहे होते थे। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि ये जो क्रांति है ये बिल्कुल राइट टाइम पे की गई क्रांति है। अब ये केवल भविष्य में नहीं सराही जाएगी, ये वर्तमान में लोग मेरे साथ देखेंगे। ये वो पेड़ बनेगा जिसकी छांव में मैं भी बैठ के जाऊंगा और इसके फल भी खा के जाऊंगा। तो ये वो पेड़ बनेगा। हाँ, ऑनलाइन क्रांति की बात आज की घटना बता देता हूं। आज तारीख 27 है और कल 26 तारीख को दुनिया ने देखा कि करोड़ों बच्चे जो हैं वो आंदोलन के रूप में सड़कों पर उतर आए। कल एक बहुत बड़ा बवाल देश में हुआ जिसमें उतरे तो करोड़ों थे, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहे थे, जबकि करोड़ों 80 करोड़ ट्वीट हुए हैं, सॉरी 80 लाख ट्वीट हुए हैं उन बच्चों की तरफ से। अब देखिए 80 लाख ट्वीट जो हैं वो लोग कहेंगे कि 80 लाख ट्वीट हुए तो रंग दिखा। 80 लाख ट्वीट पे सरकार को रंग दिखा। आप समझो मेरी बात मैं क्या कहने जा रहा हूं। लेकिन 80 लाख ट्वीट पे सरकार को रंग दिखने में थोड़ा समय लग गया। उसका एक कारण यह था कि 80 लाख लोग एक ही विचारधारा वाले थे। लेकिन जब सरकार को किसान आंदोलन के सामने झुकना पड़ा तो इसलिए नहीं झुकना पड़ा कि किसान के आगे झुके, बल्कि सरकार को यह लगने लगा था अब ये आंदोलन शिक्षक भी पसंद कर रहे हैं, अब इस आंदोलन में सन्यासी भी जुड़ रहे हैं, अब इस आंदोलन में एक धार्मिक रंग भी आने लगा है। यानी कि किसान आंदोलन का कलर जो था वो ब्रॉड होने लगा था। मैं कहता हूं कि हमारा 8 PM परिवार जिस दिन लाखों लोगों से भरपूर होगा जो कि पूरे तरीके से उस अटैक को समझेंगे जिसको मैं सिखा रहा हूं, तो उस दिन ऐसा होगा कि एक गरीब अदने से एक इंसान को जिस शहर में सताया जाता है पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, तो अगर 1 लाख लोग उस अदने से इंसान को लेके उस प्रशासन के ऊपर ट्वीट कर देंगे या कमेंट कर देंगे या लाइक कर देंगे या शेम कर देंगे और 1 लाख लोगों ने ऐसा कर दिया, तो बदलाहट उसी दिन होगी, उस आदमी की उसी दिन सुनी जाएगी। जी बिल्कुल। ये बात अलग है कि अभी हमें इसकी ताकत नहीं दिखती, लेकिन ये ताकत जिस दिन ये लाखों लोगों का रंग ले लेगी उस दिन इस ताकत का आभास सबको होगा। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, हरियाणा और पंजाब के पीएम के ऊपर, सीएम के ऊपर जब हमने पहली बार डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा के वक्त में अटैक की बात कही थी, तो उस दिन तक उनके में फोटो कमेंट्स खुला हुआ था।
लेकिन इतने लोगों ने उस पर कमेंट्स किए, इतने लोगों ने कमेंट्स किए कि उन्होंने फोटो कमेंट्स बंद कर दिया। अब उनकी प्रोफाइल पे फोटो कमेंट्स नहीं खुला है। इसका अर्थ यह है कि उन तक खबर पहुंची। 500 लोगों ने खबर पहुंचा दी, अभी तो लाख की बात ही नहीं आई। बिल्कुल। तो सिस्टम को देखिए, बहुत आसान तरीका है घर बैठे सिस्टम को खबर पहुंचाने का। और देखिए, ये क्रांति एक मामलों में और अनूठी है। हाँ जी। विक्रम जी, ये क्रांति दुनिया की सबसे ज्यादा अहिंसक क्रांति है। बिल्कुल। इस क्रांति में किसी के घुटने भी नहीं टूटेंगे। और ये क्रांति पहली बार ऐसी होगी जो जीरो इन्वेस्टमेंट से चलेगी, बल्कि उल्टा ये होगा कि इस क्रांति से हम धन कमा के लोगों को बांटेंगे। जी, अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सखा जी, बहुत ही बढ़िया। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे लोग हमारे देश में हैं जो कि हार नहीं मानते हैं, जिनके पास एक नहीं बल्कि अनेक विचार हैं देश को सही दिशा में ले जाने के लिए। और एक और चीज़ है, बड़ी सुंदर चीज़ है कि कृष्ण का बहुत लोग उदाहरण देते हैं। शायद आपको ये सवाल सुन के और इसका जवाब देने में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, पूरा अनुमान है। कृष्ण जी। का जो अनुयायी हैं, जो लोग कृष्ण को मानने वाले हैं या जानने वाले भी हैं, वैसे पूरा जानना तो संभव नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि उनके पास तो बांसुरी थी, तो उनके पास तो सुदर्शन भी था। तो इस परिप्रेक्ष्य में 8 पीएम क्रांति को आप कैसे देखते हैं? कैसे आप इनका समावेश करके लोगों को समझाएँगे? देखिए, असल में जब कोई संख्या बढ़ के लाखों में पहुंच जाती है, और कभी को अगर 8 पीएम परिवार में लाखों लोग होंगे, तो ये शरीर एक तरीके का बड़ा शरीर हो जाएगा। और ये जो बड़ा शरीर होगा, इसमें फिर अलग अलग तरीके के अंग निर्मित होंगे। और वो अंग में कोई बाजू बनेगा, कोई सर बनेगा, कोई पैर बनेगा, कोई किसी तरीके का और काम करेगा। तो ये एक विशाल रूप होगा। तो कृष्ण के अगर हम कहें तो कृष्ण दुनिया के पहले ऐसे भगवान और आखिरी ऐसे भगवान कहे गए हैं जिनको हमने पूर्ण अवतार कहा। हमने राम को अंश अवतार कहा, कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार कहा। तो पूर्ण अवतार का अर्थ होता है जिसमें बहुआयामी जो है कैरेक्टर्स थे। वो एक तरीके का 16 ललित कलाएं जो थी उनसे संपन्न थे। और उस स्थिति में वो जानते थे कि जहां पे साइकोलॉजी का यूज करना है वो साइकोलॉजी का भी करते थे, जहां पे छदम का करना है वहां पे छदम का करते थे, जहां पे प्रेम का करना था उन्होंने प्रेम का भी किया, और जहां पे उन्होंने युद्ध कलाओं या नीतियों की बात आई तो वहां पे वो भी रंग दिखाया। मैं किसी से कंपेयर तो नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं भी संपूर्ण कला से जो है वो भरा हुआ व्यक्ति हूं। और मैंने ये कहा है कि वक्त आएगा, अगर ऐसा वक्त आया कि फिर से मुझे इस 8 पीएम क्रांति से बाहर निकल के एक कुरुक्षेत्र की रचना करनी पड़ी, तो मुझे उसमें कोई भी गलत चीज नजर नहीं आती। बस इतना है, मैं कई बार एग्जाम्पल के रूप में कहता हूं कि एक बच्चा छोटा सा अपनी माँ से जब मांग करता है तो पहले रोता है, खाना मांगता है। जब माँ नहीं देती है तो वो पैर पटकता है, और तब भी माँ नहीं देती है तो वो बर्तन गिराने लग जाता है, चीजें फेंकने लग जाता है। तो मैं इस समय सेकेंड स्टेज पे हूं। शांति से बैठ के जितने भी 8 पीएम के लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार से अब रो के मांग की है कि भाई देश को बदल दो, दुनिया को बदलो। सरकार ने नहीं सुनी, तो अब इन्होंने हाथ पैर चलाना शुरू किए हैं। और अगर कभी ऐसी स्थिति आए कि हाथ पैर से भी नहीं सुने, तो फिर चीजें भी पटकेंगे। हम बिल्कुल स्पष्ट, हम इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन ऐसा आएगा खुल के बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जिस तरीके से कृष्ण का युद्ध हुआ था, जो महाभारत, उसमें कृष्ण की जो चीजें अपनानी पड़ी थी, तो अगर राम के युग को देखो, कृष्ण के युग को देखो, तो इतनी बदलाहट आ गई थी कि राम को स्वयं तीर चला के रावण को मारना पड़ा था। कृष्ण को अर्जुन को प्रोत्साहित करके दुर्योधन को मरवाना पड़ा। इतना अंतर आ गया था ना, सौम्यता आ गई थी। बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं कि सखा के समय में इतनी बात आ गई है कि मैं अपनी बातों से मार डालूंगा, मुझे किसी अर्जुन की भी जरूरत नहीं। नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी बातों से करोड़ों अर्जुन पैदा होंगे। और नहीं, मैं उन अर्जुनों को भी कहूंगा कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें कोई गांडीव या तीर उठाने की।
अगर तुम सखा की वाणी को ही सही से उठा पाए तो अपनी वाणी से ही तुम अपने निकट की जो समस्याएं हैं उन्हें खत्म कर सकते हो। हम कह सकते हैं कि अब टेक्निकल महाभारत होगी। हाँ बिल्कुल, ये टेक्निकल युद्ध है। हम्म। कहते हैं बहुत साल पहले से लोग कहने लगे थे भविष्य का युद्ध जो है टेक्नोलॉजी का युद्ध होगा। तो लो ना, मैंने सजा दी है महाभारत की रणभूमि, मैंने तैयार कर दी है टेक्निकल की, और लड़ेंगे इस समय। उत्तम, बहुत उत्तम। अब ये जो बातचीत है इसको मैं आज के परिप्रेक्ष्य में लेके आना चाहूंगा, जो कि बहुत ही जरूरी जी है जी। कि दर्शकों को भी एक एक उम्मीद की किरण इससे जगेगी। सखा भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा हमारे आज के इंटरव्यू का। जी। जो मास्क, टीकाकरण और टीकाकरण से जुड़ी हुई सेवाएं, जैसे कि राशन, जैसे कि शिक्षा, जैसे कि पेंशन, इस तरह की चीजें जुड़ी हुई हैं। इन सब के ऊपर ये हमने देखा है सरकारों का, सभी देश के सभी जगह की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट का भी कहते हैं एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गहलोत साहब ने बोला कि किसी को ये मना करने का भी हक नहीं है कि मुझे टीका नहीं लेना है, राइट। यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट में भी ये देखने को मिला कि चाहे वो सीएम मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे हमारे अनिल विज साहब हो हेल्थ मिनिस्ट्री से, तो उन सभी के ये लगातार बयान आए हैं कि आपको ये टीका तो लेना ही होगा और इसके बिना आपकी सारी सुविधाएं रोक दी जाएंगी। एक तरह से आपको लॉकडाउन की स्थिति बना के दे दी गई है कि आप घर से तभी निकल सकते हैं जब आपको दोनों डोजेस लग चुकी हो। तो उस केस में जब इस तरह की बातें आती हैं, दूसरी तरफ सखा भाई अगर हम देखें दूसरी तरफ, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें सरकार एफिडेविट देती है कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है टीकाकरण, और किसी भी तरह की सुविधा में कोई भी विकल्प नहीं दिया जाएगा एक टीकाकृत इंसान को और जिसने टीका ना लिया हो उसमें। तो जब हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ऐसा एफिडेविट सरकार ने हलफनामा लिखित में दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है। तो जब हम इन दोनों बातों में जब ये जो धुरी देखते हैं, ये हम दोगलापन देखते हैं इस सरकार का, तो उस केस में हम 8 PM क्रांति से किस तरह की चोट इस बहरी सरकार को दे सकते हैं। जैसे कि भगत सिंह ने भी कहा था कि ये गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो वो धमाका कैसे किया जा सकता है, आप इसके ऊपर देखो थोड़ा सा। देखो, पहली बात तो ये है कि हनुमान से किसी ने पूछा था, उसने मुझे बताया, भले ही वो शास्त्रों में नहीं लिखा है। हनुमान से किसी ने पूछा था कि आपने लंका क्यों जलाई। हनुमान ने कहा मैंने लंका नहीं जलाई, मैंने तो अपनी पूंछ में लगी आग बुझाई। हनुमान ने अपनी पूंछ में लगी आग बुझाई, लंका अपने आप जल गई। तो असल में क्या है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब जो तानाशाह हुआ, वो अपनी तानाशाही में ये भूल गया कि जनता पे कितना प्रेशर डालना चाहिए और कितना नहीं डालना चाहिए। मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत इसमें है नहीं। जैसे आप कह रहे हो 8 PM क्रांति क्या करेगी इसमें, मैं तो सिर्फ इतना बताने वाला हूं कि आपकी पूंछ में जो आग लगाई है इस समय के रावण ने, आपको उसकी लंका में जाके ही उसको बुझाना है। इतना पर्याप्त है। आज की तारीख में अचानक ही जो बहुत सारे लोग कोरोना और वैक्सीन और इन सब के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं, बोलने लगे हैं, कितने सारे यूट्यूबर्स नए पैदा हो गए हैं। मैं तो 5 साल से बोल रहा हूं इन सब संबंध में, लेकिन मैंने देखा अभी बहुत सारे नए लोग शुरू हो गए। ये अच्छी बात है और जरूरी है। तो अब जब बहुत सारे नए नए लोग शुरू हुए हैं तो ये कर क्या रहे हैं, असल में ये जो दबाव था, जो जनता की पूंछ में आग लगाई थी। जैसे आप कह रहे हो एक तरफ सरकार ये कानूनी नियम है, दूसरी तरफ सरकार का ये है, तो दो पार्टों के बीच में जनता मर रही है। नहीं, आपको बताऊं कि ये दूसरा पार्ट जो शोषण का है, इसके बीच में सरकार आ गई। कानून की जो हमें आजादी मिली हुई है मूलभूत अधिकारों की, उसकी और जो शोषण हो रहा है, इन दोनों के बीच में जनता के पास ये हथियार है। जो आप जैसे और बुद्धिमान लोग हैं, वो अपने तार्किक ढंग से सरकार को थप्पड़ मारेंगे
और जो लोग थोड़े से जो हैं वो एक तरीके से गुस्से में आएंगे या कुछ, अभी मैंने एक वीडियो देखा था कि किसी नाव वाले को पकड़ के जो है वो लगाने जा रहे थे वैक्सीन, तो नाव वाले ने ऑफिसरों को गिरा गिरा के मारा, उस एक नाव वाले ने। तो मैं तो कहता हूं कि सरकार, हाँ, सरकार ने अपना काम कर दिया, सरकार ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। हमें तो निवेदन यही करना है कि हनुमान जी आप बस पूंछ की आग बुझा लीजिए, जहां मौका मिले वहां बुझा लीजिए, जैसे बुझा सकते हैं वैसे बुझा लीजिए, हमें तो बस इतना ही कहना है। और आपको पता है इस देश में हनुमान मतलब केला भी खा के अपनी शांत कर लेते हैं भूख, और लंका जला के भी अपनी भूख शांत कर लेते हैं। दोनों प्रकार के हनुमान हमारे देश में पाए जाते हैं। तो आपको समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी है कि हमने कह दिया कि हम तो बस हनुमान को इशारा ही कर रहे हैं और उनको उनकी जानकारियां दे रहे हैं, उनको उनकी ताकतें याद दिला रहे हैं, उनको उनके मूल अधिकार याद दिला रहे हैं, और उसी के आधार पे हर हनुमान के अंदर ये हौसला आ रहा है कि लंका को जला देना है। बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगा कि सखा भाई का ये जो आइडिया है ये किस तरह से सरकार पे चोट कर सकता है, जिसके आप सभी भागीदारी हो कर पाएंगे। जिसमें तो जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसकी एक खुद की कुछ स्पेस होती है। अगर आप उस पे फुटफॉल बढ़ा दें, यानी कि एक ही समय में यदि उस वेबसाइट को 1 लाख लोगों तक की पहुंच के लिए बनाया गया है, तो यदि उससे ज्यादा लोग अगर उस वेबसाइट को विजिट करने लगेंगे, यानी कि उसी समय 1 लाख की, मान लीजिए 1 करोड़ लोग उस वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो वो सर्वर क्रैश कर जाता है, वो वेबसाइट क्रैश कर जाती है। तो उस टाइम आप उस वेबसाइट पे कुछ भी नहीं कर सकते। हम आपको इसको और बता देते हैं, हम आपको इसको और बेहतर ढंग से थोड़ा बताते हैं। हमारे 8 PM क्रांति का पहला उद्देश्य तो ये था कि इसमें हम 1 लाख लोगों का टारगेट लेके चलेंगे, और 1 लाख लोग जब जो हो जाएंगे तब हम सरकार पे और व्यवस्था पे अटैक शुरू करेंगे, और इसके लिए हमने 6 महीने का वक्त रखा था। अच्छा। और हुआ ये कि 6 महीने के वक्त में शुरुआत 1 महीने में, बल्कि शायद 20 दिन 25 दिन गुजरे थे, लोगों को लगने लगा नहीं सका जी इतना इंतजार नहीं हो पाएगा, हमें अभी सिखाइए, अभी अटैक करिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बंदूकें सबने ले ली हैं तो इनको चलाना भी सिखाना चाहिए। तो मैंने वो 500 लोगों के साथ, वो 200-300 लोग थे उस समय, 200-300 के साथ मैंने कहा शुरू करते हैं अटैक। तो अब 500-700 लोग तो डेली एक्टिव आपको दिखेंगे। तो वो लोग जो हैं इस पे अटैक शुरू कर दिया। अब 1 लाख लोग अगर 10 मिनट के अंदर किसी प्रोफाइल पे जाके कोई कमेंट्स कर दें तो निश्चित ही वो वीडियो भी वायरल हो जाएगा, वो सोच भी वायरल हो जाएगी। इसका जीता ज्यादा एग्जाम्पल मैं आपको अपने उससे बताता हूं। हमारे, आपको हम भेज सकते हैं इसका, कि हमारे जो पेज है सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल पे, उस सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल पे हमारे को फेसबुक की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन आ चुकी है कि आपका जो पेज है वो बहुत सरकार के खिलाफ और व्यवस्था के खिलाफ बातें कर रहा है, और हम इसकी रीच घटा रहे हैं। अच्छा। उन्होंने 90% रीच घटा दी। ये तो हमारी जीत का पैमाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, नहीं, उल्टा बात, उन्होंने हमारी रीच घटा दी। अब रीच घटाई का अर्थ होता है कि जो चीज 100 लोगों के पास पहुंचनी चाहिए थी वो 10 के पास पहुंचती। तो जिस दिन रीच घटाई उस दिन मैंने अपने लोगों से कहा कि अब ध्यान रखना, सुबह के समय तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे करना, कुछ मैंने उन्हें समझाया, और उस समझाने के तहत उन्होंने वैसा काम शुरू किया। अभी कल की तारीख में हमारे पास वही फेसबुक का एक और आता है, आपको भी पता होगा, कि जब वो कहते हैं कि आपका पेज इस महीने या इस हफ्ते इतने लोगों तक पहुंचा, तो हमारा पेज जो पिछले हफ्ते का आया था वो लगभग 8 मिलियन आया था, कि एक हफ्ते के अंदर 8 मिलियन लोगों की तक रीच हुई है। अच्छा। हाँ, लेकिन कल की तारीख में जो आया है उसमें 21 मिलियन के लोगों तक रीच हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सखा भाई। देखिए, ये होती है गहरी चोट, ये होती है हाँ, लकीर के सामने बड़ी लकीर बना के अपना औहदा बड़ा कर देना। वही मैं, अब देखिए, अब अगर 8 मिलियन रीच होती थी और उसको उन्होंने 90% घटा दिया, तो उनके हिसाब से तो केवल जो है वो मतलब 800K होनी चाहिए थी, और हमने उसको थोड़ा सा टेक्निकली ढंग से टर्न किया तो हो गई 21 मिलियन। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मैं एक आईटी का कंपनी चलाए हुए हूँ, थोड़े दिन मैंने आईटी के क्षेत्र में अपना समय दिया है।
तो जी हाँ। मुझे प्रैक्टिकली नॉलेज है इस चीज की कि आईटी में किस ढंग से बैकएंड पे काम होता है। बताया था आपने, समय के साथ पैसा भी कॉस्ट बहुत इसलिए। पैसा खर्च हुआ था। तो बिल्कुल, लेकिन ये मुझे तजुर्बा दिया आपको। मुझे बैकएंड का भी बहुत अच्छा पता है, मुझे पता है कि किस तरीके से काम करते हैं, और मैंने उसी को खेल बनाया है। तो बिल्कुल। वो जो खेलेंगे, हम उससे एक हाथ आगे बढ़ के खेलेंगे। हमने उनसे नहीं कहा कि आप हमारी भाई रीच बढ़ा दीजिए, फिर से कर दीजिए। तो मैं हाँ, आपको दोनों पेपर दिखा सकता हूं कि जिसमें एक पेपर में जो है वो हमारी रीच घटाने का हमें आया कि 90% घटाई जाती है, और दूसरा पेपर कल की तारीख में दिखा दूं जिसमें एक हफ्ते के अंदर 21 मिलियन रीच हुई हमारी। नहीं, बहुत बढ़िया। मुझे वीरेंद्र भाई की एक बहुत ही सुंदर बात याद आ गई कि 8 पीएम परिवार जो है, ये एक टिड्डी दल की तरह सरकारी तय तंत्र पे करेगा। हमला करेगा। हाँ। वीरेंद्र भाई को हम याद करते हैं उनकी इस बात के लिए, इस इंटरव्यू के दौरान भी। वीरेंद्र भाई, यदि आप हमारे को सुन रहे हो तो हम बहुत ही तहे दिल से आपके प्रयासों को भी नमन करते हैं। अ, और ये वाकई में आपका एक बहुत ही सराहनीय कदम है सखा भाई। और मैं समझता हूँ कि एक विचार को लाना और उसको जन जन तक पहुंचाना, जो इसके बीच में जो खाई है उसको भरने में आपकी कितनी मेहनत लगती है, कितने रिसोर्सेज लगते हैं। तो जी, वो मैं ये जरूर होता है, ये होता है। दर्शकों को भी कहना चाहूंगा, आप 8 पीएम क्रांति को, घर बैठे क्रांति को बिल्कुल अपने सब्सक्राइब करिए, उसके साथ जुड़िए और इसको एक पॉजिटिव कदम के तौर पे देखिए। और इसको ये मत सोचिए कि हम यूट्यूबर हैं, हम यूट्यूबर नहीं हैं। हम समाज के भले के लिए कुछ एक छोटा-सा कदम उठा रहे हैं, ना हम सब कुछ। देखिए, हम तो सब एक ही बात कहते हैं। जैसे हमारा एक बच्चा था इस यहाँ पे, उसने कल एक पोस्ट डाली थी। उसने कहा था कि आप हमें लाइक कमेंट शेयर दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। ये उसने बहुत एक बात कही थी। तो बहुत मैं कई बार दूसरे ढंग से बात कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। विचार मैं दे सकता हूं, विचार मैंने दिया है, उसके लिए इनिशिएटिव लिया है, एक व्यवस्था खड़ी की है। आप जो भी लोग जुड़ते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि नीचे जो नंबर आपको दिया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप अपना नंबर भेज दें। ये हुँ, बल्कि नंबर इसलिए दिया जा रहा है कि आप इससे जुड़ें। प्रतिदिन सुबह आपको एक मैसेज आएगा, उसको आप समझ के जो हुँ, पोस्ट बताई जाती है उस पर लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि आपको याद रहे कि आप इस व्यवस्था से किस लिए जुड़े। रात को 8 पीएम क्रांति पे आप जुड़ के इस परिवार में क्या क्या नवीन विचार आ रहे हैं, कैसे कैसे हमारा परिवार तरक्की कर रहा है, कैसे कैसे समस्याओं का सामना कर रहा है, वो सब मैं आपके बीच बात बताता हूं। तो 8 पीएम को आप सुनिए। इससे आपको केवल सुकून ही नहीं मिलेगा, इससे आपको जगत की नई नॉलेज भी मिलेगी और नए तरीके का इंसान बनने का बल भी मिलेगा। और ये दो काम अगर आपने कर दिए, सुबह लाइक कमेंट शेयर कर दिया 9 बजे की हमारी पोस्ट पे, और शाम को 8 बजे आपने इसको सुना, तो मैं 1 महीने का अगर आपने ऐसा समय दिया, बहुत लोगों को दिया होगा, लेकिन अगर 1 महीने का समय आपने 8 पीएम परिवार को दिया, तो निश्चित आप अपने जीवन में एक बदलाहट, एक जागृति महसूस करेंगे। इतना बिल्कुल। बस मैं आपसे एक वादा करता हूं। हाँ, भविष्य में ये क्या रंग लेगा, तो इसमें इतने डायमेंशन हैं कि मैं तुमसे ये पूछता हूं कि मुझे क्वेश्चन भेजो कि क्या ये रंग ले पाएगा। ऐसा करके भेजो कि क्या ये बिजनेस कर पाएगा, क्या ये नेतागिरी कर पाएगा, क्या ये खेती कर पाएगा, क्या ये सिलाई कर पाएगा, क्या ये कढ़ाई कर पाएगा, क्या ये बुनाई कर पाएगा, क्या ये बच्चे की दूध में बोतल में दूध डाल देगा, क्या ये सड़क चलते अंधे को रास्ता पार करा देगा। आप मुझसे पूछ के देखो और मैं आपको बताऊंगा कि भविष्य में 8 पीएम सब करेगा। जितना बड़ा संविधान अंबेडकर जी ने लिख के इस देश के नेताओं के हाथ में वो ताकत दे दी जिससे वो हमें गुलाम बनाते हैं, मैं आपको बताऊं कि 8 पीएम परिवार सिर्फ मानवता के नाम का एक ऐसा संविधान खड़ा करना चाहता है जिसमें आपको इतनी ताकत और इतना बल मिलेगा कि सरकारों से हम पूछेंगे कि बता तुम्हें क्या चाहिए, हमें तो तुमसे कुछ नहीं मांगना। बिल्कुल, ये होगा सच्चा जनतंत्र। और आपने बहुत समय दे दिया सखा भाई, मैं उसके लिए शुक्रगुजार। मेरे पास सबसे ज्यादा चीज समय ही है, और जब भी मैं किसी प्यारे को देता हूं तो मेरा समय और प्यारा होता है। तो आप बहुत प्यारे हैं, आपने वो मेरा समय प्यारा किया, तो मैं सखा आपका आभारी हूं इसमें।
जाने से पहले आपसे एक और दर्शकों के लिए एक जानकारी चाहूँगा कि आगे अब अगला कदम आपका क्या होने जा रहा है? क्या कोई आप ग्राउंड लेवल पे कहीं उतरने जा रहे हैं, कोई आपकी सभा है? तो आप अगर दर्शकों के साथ साझा करना चाहें ताकि हम भी एक समर्थन के तौर पे आपके साथ खड़े हो सकें। ऐसा कोई अगर आप कोई नया देखिए, कोई हाँ, हाँ, मैं वीरेन जी के साथ मेरी थोड़ी-सी चर्चा चल रही है और कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ चीज़ें करने का विचार है। क्योंकि सखा परिवार का अभी तक का जो शरीर बना है, उसमें जितने लोग हैं, उनमें से भी कुछ हिस्सा ऐसा है, जो मचल रहा है सड़क पे उतर के कुछ करने के लिए और निश्चित ही जिस तरीके से परमात्मा का पूरा जगत है, ये शरीर है पूरी पृथ्वी और यहाँ जल भी है और थल भी है और वायु भी है और सब कुछ है। उसी तरीके से सखा परिवार के इस शरीर में जो लोग सड़क पे उतर के कुछ करना चाहते हैं, उनका सम्मान है और लेकिन बस वो नए ढंग से करेंगे, एक ऐसे ढंग से करेंगे कि समाज को दिशा भी मिले और समाज की दशा भी बदले। और ये दोनों काम को ध्यान में रखते हुए सड़क पे उतर के हमारे आंदोलन का तरीका क्या होगा, इसके बारे में अभी चिंतन चल रहा है। कुछ विचार आ चुके हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये बात जब पूरी पक जाएगी तो आपके बाद आपके साथ बैठ के हम उसको पूरा सबको बताएँगे कि इस तरीके से ऐसा होगा। चलो हमें इंतज़ार रहेगा सखा भाई मैंने तो 8 पीएम क्रांति को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है। बाकी दर्शक ये गुज़ारिश है कि इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा हाँ, से इसको ज़्यादा इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हम लोगों का एक और व्हाट्सएप नंबर होता है, उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना फ़ोटो भेजें, उस फ़ोटो के नीचे हम एडिट करके घर बैठे क्रांति का आपको लोगो डालेंगे, ताकि अरे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको नज़र आना शुरू होंगे कि अरे 8 पीएम से ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, तो लोगों का बिल्कुल, हौसला बढ़ना शुरू होगा। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आप लोगों को हमसे जोड़ें और खुद भी जुड़ें, तो अगर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे एक घर बैठे क्रांति का नीचे वो स्टिकर लगाते हैं, जिसके लिए हमारे बच्चे मेहनत करके आपको भेजेंगे आपका फोटो, तो अगर वो प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं तो निश्चित रूप में आप हमारे लिए ज़्यादा सराहनीय काम कर रहे हैं, ज़्यादा सहयोग का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये भी मेरा एक निवेदन रहता है लोगों से। कि ये हमारा सपना ज़रूर पूरा होगा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।